डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसे शॉर्ट रूप में हम लोग HGP कहते हैं। इस ह्यूमन में ह्यूमन शब्द आपको तो क्लियर ही है, मानो। आगे शब्द है जीनोम। जीनोम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसी को देखेंगे। तो ध्यान देना, जो कोशिका होती है उस कोशिका में गुणसूत्र होते हैं जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे कोई कोशिका है, अगर उस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या सपोज दैट की 2n, फॉर एग्जाम्पल तो अपने मनुष्य में 2n बराबर कितना होगा 46 और n बराबर कितना होगा 23। तो इस प्रकार से किसी कोशिका में जो गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय है, हैप्लॉइड नंबर है, उसमें डीएनए की जो कुल मात्रा है उसे हम लोग जीनोम कहेंगे। यार जो जीनोम शब्द है, जीनोम किसे कहेंगे, फिर से एक बार ध्यान देंगे। जो कोशिका में गुणसूत्रों के हैप्लॉइड नंबर होते हैं, कोशिका में गुणसूत्रों के हैप्लॉइड नंबर में अर्थात अगुणित जो नंबर है, उस उतने गुणसूत्र में डीएनए की जो कुल मात्रा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग जीनोम कहेंगे। जैसे 2n बराबर 46 है, इसमें 2 जीनोम है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कोशिका में जिसमें 2n है उसमें कितने जीनोम है, तो उसमें 2n में क्या है, 2 जीनोम होंगे। इसी प्रकार से जैसे मेल गैमीट होता है, इस मेल गैमीट में हैप्लॉइड नंबर होता है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि जीनोम कितने हैं, तो इसमें केवल हैप्लॉइड नंबर ही प्रेजेंट है, तो इसमें केवल 1 जीनोम है। 2n में 2 जीनोम है। अगर कोई कोशिका है जिसमें 3n का कंडीशन है, तो उसमें 3 जीनोम होगा। इसी प्रकार से अगर 4n की कंडीशन है तो उसमें 4 जीनोम होगा। तो इस प्रकार से ध्यान देना कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी कोशिका में कितने जीनोम है, अगर दुगुणित है, डिप्लॉयड नंबर है तो 2 जीनोम। यहाँ पे देखें, अगर हैप्लॉइड नंबर है तो 1 जीनोम, अगर 3n कंडीशन है तो 3, 4n है तो 4। इस प्रकार से ये जीनोम शब्द जो है हमको ये बताता है कि उसके हैप्लॉइड नंबर में कितने गुणसूत्रों के हैप्लॉइड नंबर में डीएनए की कुल मात्रा कितनी। तो यहाँ पे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब तक इतिहास में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कोई। ध्यान दीजिए, इसको हम मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं। तो पहली चीज, मेगा प्रोजेक्ट कहने के पीछे मनुष्य में लगभग 3 × 10⁹ बेस पाए जाते हैं। मनुष्य का जो डीएनए है, उस डीएनए में 3 × 10⁹ बेस है। एक बेस को ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने में लगभग $3 का खर्च आता है। एक बेस को अगर ज्ञात करना हो तो $3 का खर्च आएगा। तो 3 × 3 कर दे तो 9 × 10⁹ $9 अर्थात लगभग $9 बिलियन का खर्च है। कितना? $9 बिलियन। एक बेस को अगर हम डिकोड करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो उस एक बेस को ज्ञात करने में $3 का खर्च आता है। $1 में लगभग 75 रुपए। तो कितने बेस है, लगभग 3 × 10⁹ बेस है। इतने बेस को ज्ञात करने में कितना पैसा खर्च होगा, लगभग $9 बिलियन।
का खर्च आएगा, पहली चीज। इस कारण से इसको हम मेगा प्रोजेक्ट कहेंगे। दूसरा, मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहा गया इसको क्योंकि देखिए इसको ज्ञात करने में टोटल 13 वर्ष का समय लगा। ये प्रोजेक्ट प्रारंभ कब हुआ था? सन 1990 में प्रारंभ हुआ और कंप्लीट होता है 2003 में जाएगा। और एक देश की भी बात नहीं थी, कई देश मिल करके जब इस पर कार्य किए तब जाकर के 13 वर्ष में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। तो दो कारण आपको समझ में आ गए होंगे, एक तो इस पर अत्यंत खर्च था, बहुत बड़ा खर्च हुआ, और दूसरा ये 13 वर्ष में जाकर के कंप्लीट हुआ। इस कारण से इसको हम मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का लोगो तैयार किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसके जो एनर्जी विभाग था उसने इसका लोगो तैयार किया। और दूसरी एक संस्था इस प्रोग्राम से जुड़ी थी या प्रोजेक्ट से, उसका नाम था NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये दो संस्था, एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दो जो संस्थाएं थी, ये मिल करके इस प्रोजेक्ट पर इन्होंने कार्य किया था और कई देश मिले थे, तब जाकर के ये 13 वर्ष में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ था। इस कारण से इस प्रोजेक्ट को हम लोग एक मेगा प्रोजेक्ट कहेंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, जो कि एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा खर्च हुआ, कई देश के वैज्ञानिक लगे, तब जाकर के ये जीनोम का जो प्रोजेक्ट था वो पूरा हुआ। तो इसका एम क्या था, हम इस प्रोजेक्ट को क्यों करना चाहते थे या इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या? तो पहला उद्देश्य हमारा यही था कि मनुष्य में जो डीएनए है, उस डीएनए में जो बेस सीक्वेंस है उसको जानना था। जैसे आप जानते हैं डीएनए जो होता है उसमें एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, यही 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं। यही 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस एक दूसरे से डिफरेंट क्रम के आते हैं। तो इसी बेस का क्रम क्या है? हमारे डीएनए में जो बेस है, जो 3 × 10⁹ मैंने बेस बताया अभी, वो 3 × 10⁹ बेस किस क्रम में, एक एक क्रम को हमें क्या करना था, ज्ञात करना। तो पहला था टू नो बेस सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम, अर्थात इसमें हमें बेस सीक्वेंस को ज्ञात करना था कि हमारे डीएनए में बेस किस क्रम में है, किस आर्डर में। दूसरा ये ज्ञात करना था कि हमारे जीनोम में कितने जीन हैं, उस जीन की संरचना कैसी है, उस जीन में बेस सीक्वेंस कैसा है, वे कैसे कार्य करते हैं या कौन सी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आइडेंटिफाई करना था किसको, जीन को, हमारे जीनोम में कितने जीन हैं, इस जीन को आइडेंटिफाई करना, अर्थात उनकी पहचान करना। ये दूसरा हमारा उद्देश्य। जब ये जीनोम प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था, उस समय एस्टिमेट था कि मनुष्य में लगभग 80,000 से लेकर 1,40,000 तक जीन उपस्थित, 80,000 से लेकर 1,40,000 जीन उपस्थित हैं। तो ये जो उस समय के वैज्ञानिक सोचते थे कि हमारे जीनोम में लगभग 80,000 से लेकर 1,40,000 जीन है। इन जीनों की संरचना ज्ञात करनी थी, इनका सीक्वेंस मालूम करना था, और ये कौन सी प्रोटीन बनाते हैं उसको बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी थी। दूसरा, ये जो जब ये बेस सीक्वेंस हमें ज्ञात हो जाएगा, तो उस बेस सीक्वेंस का जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करना था, स्टोर करना था। कंप्यूटर में क्या करते,
स्टोर करते हैं उसको, जिससे फ्यूचर में उसका उपयोग हो सके। फ्यूचर में जो भी रिसर्च हो उसका क्या कर सके, हम लोग रिसर्च कर सके। तो इस कारण से देखिए यहाँ पे अभी एक चीज मैंने नहीं बताया कि अगर एक एक कोड को क्रम से हम लोग लिखें तो 3300 बुक क्या नाम कापियां लगेंगी, और कैसी कैसी कापियां लगेंगी जिसमें एक हजार पन्ने हो, ऐसी 3300 कापी लगेगी, तब जाके बेस सीक्वेंस लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से कोई ऐसा हमें कंप्यूटर चाहिए था जिसमें हर बेस के अनुक्रम को हम फीड कर दें और आवश्यकता पड़ने पर उसका फ्यूचर में उपयोग कर सकें। तो ये एम हमारा अगला है। इसके बाद जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा तो उस समय उसका हम किसी उससे रिलेटेड सेक्टर में कैसे उसका उपयोग करें, ये भी क्या था, ये इसका एम था। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उपयोग आज हेल्थ सेक्टर में किया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि कुछ हमारे जीन में डिसऑर्डर हो जाने के कारण से होती है। तो उनको आज हम इसी जीनोम प्रोजेक्ट जब पूरा हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, उन रोगों को भी ठीक करने का, ठीक है, प्रयास इसी प्रोजेक्ट के द्वारा आज किया जा रहा है और उसमें सफलता मिल रही है। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसका उपयोग रिलेटेड सेक्टर में हमें करना था। तो इस प्रकार से ये 4 एम लेकर के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सन 1990 में प्रारंभ किया गया और ये कंप्लीट कब हुआ, 2003 में जाकर, इसमें कंप्लीट हुआ 2003 में जाकर के ये कंप्लीट हो गया। तो टोटल कितना समय लगा, 13 वर्ष का समय लगा है इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पे देखें ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा, मतलब क्या मैकेनिज्म रही होगी, कैसे बेस सीक्वेंस को ज्ञात किया गया होगा। तो इसके लिए क्या किया गया, मनुष्य में जो मतलब मनुष्य की एक कोशिका ली, जैसे मान लेते हैं श्वेत रुधिर कणिका ले ली गई, एक कोशिका है, उस कोशिका को लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से विकसित करके उसके डीएनए को वहां से हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। डीएनए को निकालने के पश्चात उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये एंजाइम जो होता है वो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ देता है। तो डीएनए जो ह्यूमन सेल से निकाला गया उस डीएनए को हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से तोड़ दिया। तोड़ने के पश्चात जो फ्रैगमेंट्स बने डीएनए के, उन फ्रैगमेंट्स को 2 होस्ट लिए गए थे। एक चीज और जाना, होस्ट माने पोषण, एक था ईस्ट और एक बैक्टीरिया। 2 होस्ट थे, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका थी और एक यूकैरियोटिक, क्योंकि ईस्ट क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका ली गई थी और एक यूकैरियोटिक कोशिका ली गई थी होस्ट के रूप में, जिसमें से जो बैक्टीरिया था उसके लिए जो वेक्टर अर्थात वाहक डीएनए यूज किया गया उसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। इस वेक्टर के साथ इस डीएनए को जोड़ देना, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो यूज किया गया था वेक्टर वाहक, उसके साथ इस फ्रेगमेंट को जोड़ा गया। और दूसरा यूज किया गया था ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ये दूसरा वेक्टर था, तो इसमें इसको जोड़ा गया। तो इस प्रकार से जो फ्रेगमेंट आप डीएनए था उसको ठीक है इस वेक्टर के साथ चाहे बैक से चाहे एक्स दोनों से जोड़ करके हमने क्या तैयार किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ध्यान रखना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया गया और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अनेकों प्रतियां तैयार की गई।
और फिर डिफरेंट डिफरेंट वैज्ञानिकों ने, एक होता है बेस सीक्वेंसर, एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम उन टुकड़ों में जो बेस है उस बेस का क्या सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को ज्ञात करते हैं। तो उन टुकड़ों जो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए थे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, उसमें बेस सीक्वेंस को कैसे ज्ञात किया, बेस सीक्वेंसर की सहायता से ज्ञात किया। अब जो बेस सीक्वेंस हमें मिले उसे हमने कंप्यूटर में ले जा करके फीड कर दिया। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से धीरे धीरे, ठीक है, जितने गुणसूत्र थे, कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, कितने गुणसूत्र हैं, ठीक है 23, लेकिन कितने का ज्ञात किया गया है 24, क्योंकि जो 23वां गुणसूत्र है पुरुष में X और Y इनको दोनों को ज्ञात किया गया, तो 24 को ज्ञात किया गया। अब जो पिक्यूलियर बातें निकल करके आई, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब 2003 में पूरा हुआ तो उस समय कौन सी पिक्यूलियर बातें कि हमारे जीनोम के बारे में निकल के आई उसको देखिए। तो जो एक एस्टिमेट हमारा था कि लगभग 3 × 10⁻⁹ बेस हैं, तो उसमें ये बेस निकल करके आया कि 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, इसमें 10 लाख का गुणा कर देंगे वो संख्या होता है, तो 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस से हमारा डीएनए बना है। पहली चीज ये क्लियर हो गई। दूसरा ये क्लियर हुआ कि जो जीन होता है उस एक एवरेज, मतलब एक जीन में जो बेस का एवरेज नंबर है वो 3000 का है। एक औसतन एक जीन में 3000 बेस पाए जाते हैं। औसतन एक बेस में कितना, एक जीन में कितने बेस होंगे, 3000 बेस होते हैं। नंबर ऑफ जीन, जो जीन कितने हैं मनुष्य में, तो 30,000 जीन। क्लियर हुए? जबकि एस्टिमेट के समय था 80 से 1,40,000। हमारा एस्टिमेट था कि 1,40,000 तक जीन हो सकते हैं, लेकिन इतने जीन नहीं। मनुष्य में कितने जीन हैं, 30,000 जीन उपस्थित। इसके बाद जो सबसे लंबी जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 1 में है और उसको हम कहते हैं डिस्ट्रॉफिन। क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉफिन। ये जो डिस्ट्रॉफिन जीन है ये मानव जीनोम में सबसे लंबी जीन है, जिसमें लगभग 24 लाख बेस पेयर है। बेस कितने, 24 लाख बेस। अगला जो बात क्लियर हुआ कि 99.9% डीएनए हम सभी का एकदम समान होता है। हमारा, आपका या किसी का, जितने भी प्यूपिल्स हैं, लोग हैं, अगर उनमें देखें तो उनका जो डीएनए है वो 99.9% एक दूसरे से मैच करता है। केवल 0.1% में ही हम लोग एक दूसरे से क्या है, डिफर करते हैं। अभी जो जीन ज्ञात है उसमें से 50% जीन के फंक्शन हमें नहीं मालूम है, उस पर कार्य अभी चल रहा है। हमारे जीनोम का 2% से कम भाग ऐसा है जो कि प्रोटीन का कोड बनाता है, अर्थात कह सकते हो वो एक्सॉन का पार्ट। क्या है, एक्सॉन। इसके अतिरिक्त मेजर पार्ट ऑफ डीएनए जो हुआ है, मतलब जो डीएनए में बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो कई बार रिपीट हुआ है। कई बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ। वही भाग एक बार था, फिर दोबारा, फिर दोबारा, इस प्रकार से हजारों लाखों बार वो क्या हुआ है, वही भाग रिपीट होता गया है। ये बातें क्लियर हुई। साथ ही साथ ये भी क्लियर हुआ जो क्रोमोसोम्स नंबर 1 है मनुष्य में, वो उसमें 2968 जीन उपस्थित है। सबसे ज्यादा जीन किसके पास है, तो क्रोमोसोम संख्या 1 में सबसे अधिक जीन 2968 जीन जो है उपस्थित। और एक चीज इसके लिए क्लियर कर दें आपको
कि जो क्रोमोसोम्स नंबर 1 है यह या इसकी जो डिकोडिंग थी या इस पर जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो 2006 में आके पूरा हुआ। ये प्रश्न आ सकता है। क्रोमोसोम्स 1 पर ठीक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो कार्य था वो 2006 में आकर के कंप्लीट हुआ है। अगला सबसे छोटा जो गुणसूत्र है वाई है और उसमें जीन की संख्या सबसे कम है। वाई क्रोमोसोम्स में जो जीन की संख्या कितनी है 231 जीन। कितने हैं 231 जीन। इसके बाद एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसे हैं हमारे डीएनए में। जैसे हमारा ये डीएनए है, ये इस डीएनए में 1.4 मिलियन लोकेशन, 1.4 मिलियन लोकेशन मतलब 1.4 या 14 लाख लोकेशन ऐसे हैं या स्थान ऐसे हैं जहां पर केवल एक बेस में डिफरेंस आता है। कहां पे आएगा? एक बेस में क्या है डिफरेंस आता है। जैसे A C P D ये है। अब किसी दूसरे का मतलब लिया जाए तो यहाँ पे C पे किसी में क्या आ गया है, मान लेते हैं यहाँ पे T आ गया। ये चीज इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे हमें अपना इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है वो आसानी से पता लग जाए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में जो हमारे पूर्वज रहे होंगे अगर कभी परिवर्तन हुआ होगा और यहाँ से वो चेंज होकर के सी के स्थान पर टी हो गया होगा तो कंटिन्यूअस पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है बढ़ता चला गया होगा। फिर कहाँ पे चेंज आया, ठीक है, वो जैसे टी के स्थान पे टी मान लेते हैं ये आ गया होगा। तो इस तरीके से 1.4 मिलियन लोकेशन है हमारे डीएनए में जहां पर सिंगल बेस डिफरेंस है और इसी से हम लोग आगे चल करके जो डीएनए फिंगरप्रिंट करते हैं वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये पूरी तरीके से आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या था और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पूरा होने के पश्चात हमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले, ये पूरी जानकारी आपको इस में दिया गया है।